फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रोलिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। एट द आउटसेट अ रिक्वेस्ट, ये साइंटिफिक चैनल है, ये साइंटिफिक डेलिब्रेशन है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। आज मैं अल्सरेटिव कोलाइटिस के कुछ ऐसे क्वेश्चंस के बारे में बात करूंगा जिनके आंसर शायद आपको आने चाहिए या शायद आपको उनको समझना चाहिए। ना कुछ सच्चाइयां हैं, उनको देखिए कि जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है वो बड़ी आंत की उस तरह की बीमारी है जो डायरिया लेके चलती है, स्टमक में क्रैम्प्स या पेट में ऐंठन लेके चलती है, बहुत सारा फटीग या थकान लेके चलती है, एंड कभी कभार पेट में ब्लोटिंग की फीलिंग आती है। ये बात सही है, लेकिन जो लेट्रिन है उसमें जो ब्लड आता है ये वास्तव में अल्सरेटिव कोलाइटिस का हॉलमार्क है। इसका मतलब यह है कि अगर आपको लंबे समय से बार बार लेट्रिन हो रही है और उसमें आपको ब्लड भी जा रहा है तो अल्सरेटिव कोलाइटिस इज द वन जो सबसे पहले स्ट्राइक होनी चाहिए कि कहीं मुझे अल्सरेटिव कोलाइटिस नाम की बीमारी तो नहीं है। लेकिन यह बात सही है कि बहुत सारी दूसरी बीमारियां हैं जो कंफ्यूज हो जाती हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस से। दैट्स नंबर 1 इज द बेसिलरी डिसेंट्री। इंडिया जैसे कंट्री में जो बेसिलरी डिसेंट्री है जो वास्तव में बैक्टीरिया के चलती होती है, जिसे शिगेलोसिस भी कहते हैं, इज वेरी कॉमन। तो बेसिलरी डिसेंट्री इज द वन जो अल्सरेटिव कोलाइटिस से सबसे ज्यादा कंफ्यूज होती है। दैट्स नंबर 1। नंबर 2, अगर बड़ी आंत में कहीं कोई ट्यूमर चालू हो गया या कोई भी कैंसरस प्रोसेस चालू हुई तो वो भी कभी कभी ब्लड लेट्रिन में आने लगता है, वो भी अल्सरेटिव कोलाइटिस से कंफ्यूज होने लगती है। नंबर 3 पर आती है अमीबिक डिसेंट्री। इंडिया जैसे कंट्री में अमीबाइसिस इज वेरी कॉमन। तो जो अमीबिक डिसेंट्री है उसमें भी इंटेस्टाइन में छोटे छोटे घाव हो जाते हैं, तो लेट्रिन में ब्लड आने लगता है, ऐंठन होगी, मरोड़ा होगा, लूज मोशन आने लगेंगे, तो ये भी अल्सरेटिव कोलाइटिस से कंफ्यूज होती है। नंबर 4 पर आते हैं क्रॉन्स डिजीज, जो वास्तव में जैसा अल्सरेटिव कोलाइटिस है उसी तरह का एक ये इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज का हिस्सा है जिसे क्रॉन्स डिजीज कहते हैं। ये भी अल्सरेटिव कोलाइटिस से कंफ्यूज होती है। नाउ क्वेश्चन सबसे सामने हमेशा आता है डॉक्टरों के भी और आपके भी कि क्या अल्सरेटिव कोलाइटिस एंड क्रॉन्स डिजीज ये एक ही चीजें हैं या दोनों अलग अलग हैं। इसको बिल्कुल ध्यान से देखिए, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं, ये एक नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है कि दोनों यानी अल्सरेटिव कोलाइटिस एंड क्रॉन्स डिजीज ये इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज का हिस्सा है। इसका मतलब यह है कि दोनों जो बीमारियां हैं वो जो कोलन है उसमें इन्फ्लेमेशन के चलते प्रेजेंट करती हैं। ये बात बिल्कुल सही है। जो सिम्टम्स हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस इन क्रॉन्स के वो लगभग एक जैसे हो सकते हैं, इन द सेंस कि लेट्रिन बार बार हो सकती है, पेट में ऐंठन मरोड़ा देके दर्द हो सकता है, इन लेट्रिन में ब्लड दिखाई दे सकता है, तो दोनों के सिम्टम्स भी एक जैसे हो सकते हैं। यह भी बात सही है कि दोनों की दोनों बीमारियां यूजुअली यंगर एज में चालू होती हैं, 20 साल, 30 साल, 35 साल, इस उम्र में चालू होती हैं। कभी कभी तो ये टीनेज में ही चालू हो जाती हैं। यह बात बिल्कुल सही है कि दोनों बीमारियां होती ही इसलिए हैं कि आपकी इम्यूनिटी का जो सिस्टम है वो हेवायर हो जाता है, इन आप ही की इंटेस्टाइन की जो लाइनिंग है उसको डैमेज करने लगता है। यह बिल्कुल सही है, लेकिन अल्सरेटिव कोलाइटिस एंड क्रॉन्स डिजीज ये दोनों बिल्कुल अलग अलग बीमारियां हैं। नाउ अल्सरेटिव कोलाइटिस को ध्यान से देखिए। जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है ये सिर्फ आपकी जो बड़ी आंत है या कोलन है इसको इन्वॉल्व करती है और नीचे से चालू होगी, इन पूरी की पूरी जो बड़ी आंत है वो इन्वॉल्व हो सकती है। ऑन द कंट्री जो क्रॉन्स डिजीज है या क्रॉन्स डिजीज है ये आपकी बड़ी आंत, आपकी छोटी आंत, आपके मुंह तक को इन्वॉल्व कर सकती है कि मुंह में जो छाले घाव हो रहे हैं वो क्रॉन्स डिजीज के हिस्से हो सकते हैं। तो जो क्रॉन्स डिजीज है वो मुंह से लेकर लेट्रिन के रास्ते तक पूरे को इन्वॉल्व कर सकती है। ऑन द कंट्रेरी जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है वो वास्तव में सिर्फ बड़ी आंत को इन्वॉल्व करती है। नाउ अगर हम ध्यान से देखें कि जो क्रॉन्स डिजीज है उसमें बीच बीच में इस तरह के एरियाज होंगे इंटेस्टाइन में जिनमें वास्तव में कोई भी एविडेंस नहीं होगा डिजीज का, बिल्कुल नॉर्मल होगी, इसे कहते हैं स्किप लीजन। तो देयर आर सर्टेन एरियाज इन क्रॉन्स डिजीज जो बिल्कुल नॉर्मल होंगे, सर्टेन एरियाज जिसमें कि इन्फ्लेमेशन एंड डैमेज काफी ज्यादा होगा, इसे स्किप लीजन कहा जाता है। नाउ अगर हम ध्यान से देखें कि जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है इसमें यूजुअली जो इन्फ्लेमेशन है वो हमारी जो इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन है या कोलन है उसके सिर्फ इनसाइड जो सरफेस होती है या जिसे म्यूकोजा कहते हैं उसी को इन्वॉल्व करती है। जो अलग अलग लेयर्स होती हैं इंटेस्टाइन की उनको अल्सरेटिव कोलाइटिस इन्वॉल्व नहीं करती है। इसका मतलब अल्सरेटिव कोलाइटिस जो बड़ी आंत है उसकी म्यूकोजा को इन्वॉल्व करेगी लेकिन बाकी लेयर्स को छोड़ देगी। जहां तक क्रॉन्स डिजीज का सवाल है वास्तव में ये इंटेस्टाइन में जहां भी होगी वो पूरी की पूरी लेयर्स को इन्वॉल्व करती है, यानी म्यूकोजा को इन्वॉल्व करेगी,
सब म्यूकोजा को इन्वॉल्व करेगी, मस्कुलरिस म्यूकोजा का इन्वॉल्व करेगी, सभी लेयर्स को इन्वॉल्व करने की ताकत रखती है। जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है उसमें कभी भी आंत सिकुड़ती नहीं है या रुकावट के जो लक्षण हैं वो नहीं आते हैं, क्योंकि आंत सिकुड़ती नहीं है। ऑन द कंट्री जो क्रोन्स डिजीज है वो हमेशा आंत को सिकोड़ने की, स्ट्रक्चर बनाने की ताकत रखती है, इसलिए रुकावट हो जाना या स्ट्रिक हो जाना, स्ट्रक्चर बन जाना इज क्वाइट कॉमन विद क्रॉन्स डिजीज। तो क्रॉन्स डिजीज में जो आंत सिकुड़ सकती है, अल्सरेटिव कोलाइटिस में नहीं सिकुड़ सकती। अल्सरेटिव कोलाइटिस सिर्फ अंदर की सरफेस या म्यूकोजा को इन्वॉल्व करती है, जबकि जो क्रॉन्स डिजीज है वो जो इंटेस्टाइन है उसकी सभी लेयर्स को इन्वॉल्व करती है। दैट्स द मेन डिफरेंस। नाउ क्या अल्सरेटिव कोलाइटिस एंड इरिटेबल बाउल सिंड्रोम ये एक ही चीज है? एक ही चीज नहीं है। अल्सरेटिव कोलाइटिस एकदम अलग है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम एकदम अलग है। जो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है ये उस तरह का डिसऑर्डर है जिसमें गट के बहुत सारे सिम्टम्स आ सकते हैं। ये वास्तव में जो इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज है उस तरह की बीमारी नहीं है। जहां तक अल्सरेटिव कोलाइटिस का सवाल है, ये इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज है और वास्तव में ये बीमारी है। जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है या इस तरह की जो आईबीडी होती है, जैसा मैंने अभी भी कहा कि जैसे क्रॉन्स डिजीज होती है, इनमें वास्तव में जो इंटेस्टाइन है उसके लेयर में इन्फ्लेमेशन हो जाता है और जो इंटेस्टाइन का टिश्यू है वो डैमेज हो जाता है, और ये जो डैमेज है आप जब भी टेस्ट करेंगे उसमें दिखाई देगा। ऑन द कंट्री जो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है इसमें किसी तरह का कोई इंफ्लेमेशन नहीं होता है। इसका मतलब यह है कि जो इंटेस्टाइन की सरफेस है उसमें कोई डैमेज नहीं होता है, उसमें कोई डैमेज नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि आप कोई भी जांच करेंगे, कोलोनोस्कोपी करेंगे, स्कैन करेंगे, बेरियम का एक्सरे करेंगे, अल्ट्रासाउंड करेंगे, इनमें कुछ भी नहीं आपको सामने आएगा, क्योंकि इरिटेबल बाउल जो सिंड्रोम है उसमें टिश्यू डैमेज नहीं होता है। तो इसलिए आप कोई भी टेस्ट करेंगे इसमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा। नो, चूंकि कोई डैमेज नहीं है इसलिए कैंसर का कोई रिस्क भी नहीं है विद इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। नाउ जहां तक इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का सवाल है, यह बात सही है कि कुछ इसके सिम्टम्स ऐसे हैं जो अल्सरेटिव कोलाइटिस से ओवरलैप करते हैं। अल्सरेटिव कोलाइटिस में भी डायरिया होता है, जो आईबीएस है उसमें भी डायरिया हो सकता है। आपको बार बार जो ना अल्सरेटिव कोलाइटिस में ऐंठन मरोड़ा दर्द होता है, आपको आईबीएस में भी ऐंठन मरोड़ा दर्द हो सकता है। आपको कभी जी मिचला सकता है, कभी गैस बन सकती है, वो अल्सरेटिव कोलाइटिस में भी होता है, वो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में भी होता है। लेकिन अल्सरेटिव कोलाइटिस में आपको लैट्रिन में ब्लड दिखाई देता है, आईबीएस में लैट्रिन में ब्लड कभी नहीं आता है। जो अल्सरेटिव कोलाइटिस उसमें आपका वजन कम होता है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में आपका वेट लॉस नहीं होता है। जो अल्सरेटिव कोलाइटिस का अटैक है उसमें आपको फीवर आ सकता है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में फीवर का कोई काम नहीं है, क्योंकि इन्फ्लेमेशन या टिश्यू डैमेज बिल्कुल नहीं है। तो इसलिए देयर आर सर्टेन सिम्टम्स जो अल्सरेटिव कोलाइटिस को इरिटेबल बाउल सिंड्रोम से एकदम अलग कर देते हैं। नाउ जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है या और भी दूसरी तरह की इंफ्लेमेटरी बाउल डिजीज हैं, जैसे क्रॉन्स डिजीज मैंने पहले भी कहा, ये बाउल टिश्यू को डैमेज करने की ताकत रखती हैं। क्योंकि डैमेज करने की ताकत रखती हैं तो आप इन्वेस्टिगेशन करेंगे, जांच कराएंगे तो वो डैमेज दिखेगा। अगर आपके लार्ज इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम है, आप कोलोनोस्कोपी कराएंगे तो दिखेगी, और जबकि आईबीएस होगा तो नॉर्मल आएगी। ऐसे ही जो डैमेज होता है वो कभी कभी अल्सरेटिव कोलाइटिस में वो परमानेंट किस्म का होता है। यह बात भी सही है कि अगर अल्सरेटिव कोलाइटिस है तो जो एक कोलन कैंसर का रिस्क है वो हमेशा ज्यादा हो जाता है, ये बिल्कुल सच्चाई है। लेकिन अगर हम इरिटेबल बाउल सिंड्रोम को ध्यान से देखें तो इसमें टिश्यू डैमेज बिल्कुल भी नहीं है। इसमें टिश्यू डैमेज नहीं है तो आप कुछ भी टेस्ट कराइए, आप कोलोनोस्कोपी कराइए, आप कोई भी सीटी स्कैन कराइए, अल्ट्रा, कुछ भी नहीं निकलेगा, इसलिए कि इसमें कोई टिश्यू डैमेज नहीं है। और चूंकि टिश्यू डैमेज नहीं है इसलिए कोलन कैंसर का जो खतरा है वो बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर आप ध्यान से देखें कि जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है ये बड़ी आंत की बीमारी है। जो अल्सरेटिव कोलाइटिस में है, बड़ी आंत के अंदर की जो सतह है जिसे म्यूकोजा कहते हैं वो डैमेज होती है। लेकिन जो क्रॉन्स डिजीज है उसमें अल्सरेटिव कोलाइटिस के में जो इनसाइड लाइनिंग डैमेज होती है, इसके अलावा इंटेस्टाइन की सभी लाइनिंग डैमेज हो सकती हैं, मतलब पूरी की पूरी थिकनेस जो है वो डैमेज हो सकती है। जो क्रॉन्स डिजीज है वो बड़ी आंत, छोटी आंत, इवन मुंह तक आ सकती है, जबकि अल्सरेटिव कोलाइटिस स्ट्रिक्टली सिर्फ बड़ी आंत की बीमारी है। यह बात सही है कि दोनों को दोनों जो बीमारियां हैं वो इंफ्लेमेटरी बाउल डिजीज की कैटेगरी में आती हैं, जो इम्यून सिस्टम की गड़बड़ी से होती हैं। जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है और जो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है ये बिल्कुल दोनों अलग अलग चीजें हैं, इनका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। इनके सिम्टम्स थोड़े से ओवरलैप कर सकते हैं, लेकिन अगर लैट्रिन में ब्लड आ रहा है वो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में कभी नहीं होगा।
अगर वेट कम हो रहा है, वो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में कभी नहीं होगा। आप सब जांचें कराएं, कोलोनोस्कोपी कराएं, सीटी स्कैन कराएं, अल्ट्रासाउंड कराएं। जांचों में अल्सरेटिव कोलाइटिस हमेशा सामने आएगी, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में सभी जांचें एकदम नॉर्मल आएंगी। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस के बारे में अगर ये जो फैक्ट्स हैं इनको समझने में ये वीडियो हेल्प करता है, जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गेस्टो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।